जान, मोहब्बत की अजीम दास्तान। 3 बज के करीब मैं स्कूल से घर वापस आई तो सहन में बैठा यार किसी बात पर कहका लगा रहा था, मगर वो अकेला नहीं था, उसके साथ फिरोज भाई और परवेज भाई भी थे। और वो दोनों भी हंस रहे थे। न जाने ऐसी कौन सी बात थी जिसने इनको हंसने पर मजबूर कर दिया था। मुझे देखते ही परवेज भाई और फिरोज चुप हो गए, जबकि याद अभी मुस्कुरा रहा था जैसे मुझे चिढ़ा रहा हो। वो गौर मेरी तरफ देख रहा था। मैं सलाम किए बगैर दांत पीसती हुई अंदर चली आई तो अम्मा ने मुझे देखते ही किश्वर को खाना लाने का हुक्म दिया और प्यार से मेरे पेट दर्द का हाल पूछा। ठीक हूँ, मैंने मुंह बनाकर जवाब दिया और अपने कमरे में जाने के बजाय वहीं किताबें रखकर बैठ गई। और जैसे ही किश्वर खाना सामने मेरे रखा, मैं कई दिनों की भूखे की तरह टूट पड़ी, क्योंकि स्कूल में भी कुछ ना खाया था। मैं बैठी खाने से इंसाफ कर रही थी कि वो तीनों अंदर चले आए। मुझे खाते देख कर अयाज, ये क्या हमाकत है भाई? कौन सी हमाकत? मैं समझने के बावजूद अनजान बन गई। यूनिफॉर्म बदलते सदियां तो नहीं लगती हैं, याद ने सख्त लहजे में कहा। मारे तो हीन के मैं जल उठी, आंखों में एकदम आंसू मचल कर बाहर आने लगे, जिनको छुपाने के लिए मैंने मजीद सर झुका लिया। मेरी ये कैफियत देख कर ही शायद फिरोज भाई ने कहा, अयाज याद अब 3 बज रहे हैं और फिर जानते हो इनका स्कूल स्टाफ से कुछ दूर है, वहां से पैदल आना, फिर बस के इंतज़ार में खड़े रहना। ऐसे में अगर तुम होते तो तुम भी यही कुछ करते। मैं तब भी ऐसा ना करता। वो ज़रा भी मुतासिर नहीं नज़र आ रहा था। ओके, तुम ना करते, मगर मैं तो खुद यही सब कुछ करता रहा हूँ। सुबह नाश्ते के बाद स्कूल में कभी खाने का मूड नहीं बनता और फिर कपड़े ना बदलने से कौन सी क़यामत आ जाती है? पहले ना सही बाद में सही। मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया था। मैं जल्दी से बोल पड़ी कि फिरोज़ भाई की बातों ने मेरे जले दिल पर बर्फ़ सा काम किया था। फिर भला इनकी हमदर्दी में मैं क्यों ना बोलती, अरे सुबह नाश्ता नहीं किया मगर क्यों? वो बरह रास्त सब मुझसे मुखातिब थे। वो मैं रात देर से सोई थी और मैं अयाज की वजह से अपनी बीमारी छुपा गई थी कि वो पहले ही मेरा मजाक उड़ा चुका था। ज़्यादा खाने से पेट दर्द में था मोहतरमा के, और मेरी आमद का बहाना बनाकर छुट्टी करना चाहती थी, मगर फूफी ने और मैंने बेच कर दम लिया और फिर मेरा दिल चलाने के लिए कह रहा था, बड़े बेवकूफ़ हो फिर तो। फिरोज़ ने आहिस्ता आहिस्ता से कहा, मगर मैंने सुन लिया और मुझे तो अब वो बेवकूफ़ ही लगता था जो बजाय प्यार मोहब्बत के मुद्दत बाद मिले इन दिनों को झगड़े में ज़ाया कर रहा था। मैं उसकी बात सुनकर चौंक पड़ी, जो कह रहा था, यार मेरे लिए सबसे अहम तलीम है, बाकी बातों के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, मगर मुझे लगता है उनके लिए कोई चीज़ भी नहीं है अहम, नहीं सिवाय खाने के। ज़्यादा बकवास ना करो, फिरोज़ ने घूर कर कहा। फिर बोला, अच्छा तो मैं चलता हूँ, शाम को याद से सब आना। कहते हुए वो बाहर निकल गया और कब के चुपचाप खड़े नोक झोंक सुनते भाई जान अयाज को अपने कमरे में ले गए और मैं फिर खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई। अगरचा अयाज की बातों पर दिल जल रहा था, मगर मैं उसकी बातों की सज़ा अपने पेट को देना नहीं चाहती थी। खाने से फारिग होकर मैं अपने कमरे में आई और बगैर यूनिफॉर्म बदले बिस्तर पर गिर गई कि गुस्से में खाना कुछ ज़्यादा ही खा लिया था और अब गनुदगी तारी हो रही थी। वैसे भी खाते ही मुझे नींद आने लगती थी, यही वजह है लेटते ही मैं सो गई। आँख खुली तो शाम का मलगजा अंधेरा गहरा हो रहा था। मेरे उठने को फिर भी जी नहीं चाहा। तबीयत कुछ सुस्त हो रही थी। खैर सुस्ती और भी लाज़िम मलज़ूम थे, मगर न जाने क्या बात थी, उठने का मूड नहीं हो रहा था। हो सकता है मैं लेटी ही रहती, मगर अचानक मेरा कमरा खुशबू से महक उठा। मैंने देखा अयाज़ अंधेरे में बिजली का स्विच तलाश कर रहा था। मैं फिर वो कामयाब हुआ और लाइट ऑन कर दी। कमरा एकदम रोशन हो गया। रोशनी में मैंने देखा वो लिबास बदल चुका था। सफ़ेद सूट की जगह सुरमई सूट पहन रखा था और अब खड़ा मुझे घूर रहा था। फिर धारा, ये वक़्त है तुम्हारे सोने का, क्यों? वक़्त को क्या हुआ है? मैंने उसके घूरने का असर लिए बगैर जल कर पूछा। तुम्हारी आदतें फूफी ने बहुत ख़राब कर रखी हैं। खा लिया, सो लिया, बीमार हो लिया या फिर फेल हो लिया और रिश्वत देकर जमात बदल ली। इसके अलावा भी कुछ आता है तुम्हें? वो खासे बरहम लहजे में घूरते हुए पूछ रहा था। ज़बरदस्ती पढ़ने का यही अंजाम होता है, और अम्मा से मैं नहीं कहती कि वो रिश्वत देकर मुझे नई क्लास में करा दे, मैंने ज़ब्त करते हुए कहा, हालांकि जी रोने को उसका मुंह नोचने को चाह रहा था। और अपने इस मोटापे के बारे में क्या कहती हो? उसने मेरे फरबा जिस्म की तरफ इशारा करते हुए तंज़िया ये कहा, बता सकती हो तुम्हारा वज़न कितना है? हमारे यहाँ वेट मशीन नहीं, ये घर है, कैटेगरी कॉलेज नहीं। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? इसलिए मैं तुम्हें याद नहीं करती थी कि तुम आओ और मुझसे। मैं बात दूरी छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी, फिर चिल्ला कर कहा, मैंने क्या कसूर किया है जो तुम मुझे ये सज़ा दे रहे हो? अगर मेरे पढ़ने को दिल नहीं चाहता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उठा क्यों नहीं लेते स्कूल से? और अम्मा 12 बच्चों की खुराक मुझे खिलाकर अपनी अधूरी ख्वाहिश की तकमील करती है, इनकार करूँ तो नाराज़ होती हैं, इसमें मेरा क्या कसूर? और मैं उसको कुछ कहते कहते चुप हो गई, मगर आंसू आंखों से गिरते रहे, मगर वो ज़रा सा भी मुतासिर ना हुआ। बोला, फुप्पी ज़बरदस्ती खिलाती हैं और खाकर नींद तुम्हारे साथ
करती हैं, मतलब सारे कसूर फूफी के हैं, तुम्हारा कोई नहीं। नहीं, मैंने मासूमियत से कहा, बको मत। जब पढ़ाई में उनकी ज़बरदस्ती नहीं चलती तो फिर मैंने घोर कर उसको देखा और हलक फाड़ कर चिल्लाई, फिर ये कि मुझे नहीं पढ़ना, सिर्फ खाना है, सोना है और मोटा होना है। कहकर मैं फिर फसक फसक कर रोने लगी। अचानक खुले दरवाजे से फिरोज़ की शक्ल नजर आई। उसने हैरान होकर पहले मुझे देखा, फिर यहाँ से। क्या हो रहा है भाई? बाजपुर सयाद ने संजीदगी से जवाब दिया। किसके बारे में? इन्होंने मजीद हैरानी से पूछा। मोहतरमा की पढ़ाई, मोटापे और वक़्त ब वक़्त सोने और बीमार होने के बारे में। अयाज ने तफसील से बताया। क्या मतलब? फिरोज़ ने कुछ नागवारी से कहा। शायद मेरा रोना इसको दुख दे रहा था, और वो मेरा बहुत अच्छा कज़न था। उसका रवैया हमेशा मेरे साथ दोस्तों जैसा था, और एक दोस्त दूसरे दोस्त की तौहीन किस तरह बर्दाश्त कर सकता है? मगर अयाज को तो लगता था कि किसी की भी परवाह नहीं थी। बता सकते हो इसका वज़न कितना होगा? वो फिरोज़ से पूछ रहा था। नहीं, फिरोज़ ने खुश्क लहजे में कहा। अच्छा, यहाँ वेट मशीन तो होगी हमारे घर में? नहीं, फ़िरोज़ ने इसका मतलब समझकर पहले से ही ज़्यादा ख़राब लहजे में कहा। अच्छा, यार ने मायूसी से कहा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, यार 180 किलो तो होगा इन मोहतरमा का वज़न। तुम्हारा क्या ख़्याल है? बकवास मत करो, बाहर निकलो, मैं सब लोगों को लेने आया हूँ। फिर उसने मुझे देखा। तुम नहीं चलोगी आयशा? नहीं, मैंने आंसू पोंछते हुए कहा। अरे क्यों नहीं चलोगी? अगर तुम ना गई तो माँ खफ़ा होंगी। वैसे भी अज़रा ने कहा था तुम्हें ज़रूर लेकर आऊँ। यार वक़्त ज़ाया क्यों कर रहे हो? दावत मेरी कर रहे हो या इन मोहतरमा की? फिर बकवास। फ़िरोज़ ने घूर कर देखा तो अयाज़ हंसते हुए बाहर निकल गया, और फ़िरोज़ भाई मुझे तैयार होने का कहकर उनके पीछे पीछे चले गए। मारे मुरव्वत कि मैं उठी और जल्दी से तैयार होकर बाहर आई तो अब्बा, अम्मा, परवेज़ और फ़िरोज़ भाई और अयाज़ सब बैठे थे। चलो भाई उठो, मेरी बेटी आ गई, अब्बा ने मुझे देखते ही कहा। फिर मेरी सुर्ख आंखों को देखते हुए हैरान होकर पूछा, अरे मेरी बेटी रोती रही है मगर क्यों? उन्होंने मुझे प्यार से अपने साथ लगा लिया। मेरा जी चाह रहा रो रो कर सब कुछ बता दूं, मगर वो जालिम मुझे अजीज़ भी तो बहुत था, इसलिए झूठ का सहारा लेते हुए कहा, अब्बा अभी सोकर उठी हूँ ना, इसलिए शायद ऐसा लग रहा है, और शायद जुकाम भी होने वाला है, और शायद दमा भी। अयाज ना जाने क्या कहना चाहता था कि फ़िरोज़ उसका हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। पीछे पीछे हम भी थे। कार की अगली सीट पर वो फ़िरोज़ भाई के साथ बैठ गया और हम सब पीछे बैठ गए। चंद मिनट बाद हम चचा के घर मौजूद थे। चचा ने अयाज को गले लगाया, फिर चच्ची ने अयाज को प्यार किया और एक हसरत भरी नज़र मुझ पर डालते हुए मुझे गले से लगाकर खूब प्यार किया। मिलने मिलाने के बाद हम सब बैठ गए, जबकि दोनों भाभियाँ हमसे मिलने के बाद फिर बावर्ची खाने में चली गई। फराज की बीवी मैके गई हुई थी। चचा अयाज से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे और अयाज बड़े अदब से जवाब दे रहा था। फिर चचा ने मामू और ज़मीनों का पूछा तो अयाज ने बताया। अब्बा बता रहे थे कि आजकल पानी का बड़ा मसला मुश्किल बनता जा रहा है, मगर फिर भी खाद के इस्तेमाल की वजह से फीकस पैदावार में इजाफा हो रहा है। और अब्बा जी का आपको पता तो है, नए नए तजुर्बात करते रहते हैं। अब बता रहे थे कि बागों को लगाने का इरादा है। अच्छा, अब्बा ने कहा। फिर बोले, खालदा खालिद का इरादा बाग लगाने का है, जबकि मैं इन बागों को साफ करने का सोच रहा हूँ। क्यों लाला? चचा ने पूछा। यार परवेज़ का ख्याल है बाग साफ करके बांस लगाएं, इस तरह आमदन में इजाफा होगा। ये अमरूद और लुचा बहुत सस्ते फल हैं, बहुत मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, जबकि मुआवजा बहुत कम मिलता है। बाग साफ करके बांस लगाओ, फल से कई गुना ज़्यादा मुआवजा मिलेगा। अब्बा ने हक्का पीते हुए कहा। मगर ताया जी, मिलिट्री वाले आपको बगास साफ नहीं करने देंगे, ये बॉर्डर वाला इलाका है। मैंने सुना है हुकूमत मजीद ज़मीन पर बगास लगाने का हुक्म दे रही है। फिरोज़ के भाई बड़े भाई फ़याज़ ने कहा। तुम्हारी बात ठीक है फ़याज़, मगर मैंने बात शुरू कर रखी है, मुझे इजाज़त मिल जाएगी। वैसे भी फ़िलहाल सिर्फ आलूचे के बागात साफ़ करवाऊँगा, अमरूद के नहीं। यहाँ चंद साल बाद फिर अमरूद के बागों के बारे में सोचूंगा। अब्बा ने कहा। बहुत मुश्किल से इजाज़त मिलना, फ़याज़ से छोटे अरियाज़ ने कहा। ऐसी मुश्किल नहीं भाईजान, सुल्तान वाला में चौधरी रहमत ने भी बाग साफ करवा कर बांस लगाए हैं, रियाज से छोटे फराज ने कहा। तो चचा बोले, तो इसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता सारे बाग ख़त्म हो जाएंगे? नहीं भाई हनीफ, मेरा ख्याल है शुरू में जो लोग बांस लगाएंगे, जब तक उनका मुनाफा देकर दूसरी तरफ आने का सोचेंगे, तब तक इजाज़त मिलना ख़त्म हो जाएगी। अब्बा ने चचा को बताया। फिर ज़मींदारी की बातें करने लगे तो उजरा ने सरगोशी में कहा, अरे उठो, यहाँ बागों और ज़मीनों के अलावा और किसी मौजू पर बात ना होगी। और मदरा के साथ उठकर बाहर आ गई। बाहर आते ही वो मुझे छेड़ने लगी। हाँ तो फिर देख लिया, अपने मंगेतर से मिलकर बहुत बेताबी रहती थी तो मिलने को तो तू अक्सर देखती हो, आज मैंने देख लिया। मैंने हंसकर कहा। अच्छा ये बताओ बातें क्या क्या हुई? वो राजदारी से पूछने लगी। वो मेरे बहुत सहेली और आज़ाद थी, उसकी हमदर्दी पाकर मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया है, आज की बेरहमी के बारे में भी। सच कह रही हो? अज़रा ने हैरत से मुझे देखते हुए पूछा। तुमसे कभी झूठ बोला है मैंने? मैं बुरा सा मुंह बनाकर पूछा। अच्छा हैरत है आयशा, अरे वो तुम्हें तंग करने के लिए ऐसा कहता होगा, वरना आते ही उसने तुम्हें किस प्यार से गले लगाया था। बकवास नहीं करो, मेरा मुंह सुरख हो गया। जनाब ये बकवास नहीं, हकीकत है, वो तुमसे प्यार करता है। ज़रा फिर से तो बताना। इसने कैसे खींचा था अपनी तरफ। ज़रा शरारत से हंसते हुए कह रही थी। अचानक साथ वाले कमरे से ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ आने लगी तो बदरा और मैं चुप होकर इनकी बातें सुनने लगे। फिर हमारे खुशी के मैं उछल पड़ी। अयाज भाईजान की शादी
की बात कर रहे थे। वो चचा जान से कह रहा था, अब जबकि परवेज़ तालीम से फ़ारिग हो गया है तो मेरा ख़्याल है आपकी शादी की तैयारी करें, बल्कि फ़िरोज़ भी फ़ारिग हो गया है, इसकी और परवेज़ की शादी अब जल्दी से कर दें। चचा ने जवाब देने से पहले ही फ़िरोज़ ने कहा, तुम भी तो फ़ारिग हो चुके हो, क्या क्या ख़्याल है? मामू ख़ाला से तुम्हारी शादी की बात की जाए या ख़्याल है तुम्हारा? जी नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हो सकती, वो मुस्कुरा कर बोला। तुम्हारी क्यों नहीं की जा सकती? फ़िरोज़ ने भी फिर पूछा। अरे भाई समझने की कोशिश करो, अज़रा भाभी मैटर कर चुकी हैं, जबकि अयाज़ ने बुज़ुर्गों की मौजूदगी की वजह से बात अधूरी छोड़ दी। मेरा भी यही ख़्याल है लाला कि अब अज़रा में कि अब मैं अज़रा के फ़र्ज़ से सबकदोश हो जाऊँ। आपका क्या ख़्याल है? चचा जान ने बहरा सब्बा से पूछा। उनका क्या पूछते हो? मैं तो दिन रात यही सोचती हूँ कि कब मेरे बेटे के सर पर सहरा सजे। अम्मा जल्दी से बोले तो अयाज़ ने कहा, ठीक है फिर कर दो शादी, मुझे भला का क्या एतराज़ है? डॉक्टरी ज़रा मुश्किल होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले पढ़ाई मुकम्मल कर ले। अब जबकि वो फ़ारिग हो गया है तो मेरी तरफ़ से पूरी इजाज़त है। ठीक है, अब अयाज़ तुम जानते कि खाल जुम्मा को खाल लाला को यहाँ भेज देना ताकि इनकी मौजूदगी में शादी की तारीख तय की जा सके। अम्मा हमारे खुशी के खिल पड़ी। लेकिन फूफी जान मेरा भी जाने का कोई इरादा नहीं, याद ने हंस कर कहा। अच्छा तो फिर तार दे दो, मैं देर हरगिज़ ना करूँगी। अम्मा कह रही थी उनका बस चलता तो कब की अजरा को दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाती, मगर अब्बा इनकी ये बात मानते ही नहीं थे। मगर आज जब अब्बा ने इजाज़त दी तो खुद मैं भी मारे खुशी के खिली जा रही थी। मुझे बहुत शौक था कि हमारे घर भी किसी की शादी हो, मेरी नहीं तो भाईजान की ही सही, कि चचा के घर आए दिन कोई ना कोई शादी होती चली रहती थी। पहले फयाज़ भाई की हुई, फिर दोनों बहनों की, इसके बाद रियाज़ और फराज भाई की। मगर हम चूँकि 2 ही भाई थे, इसलिए अभी तक एक खुशी हमारे घर ना हुई थी। चलें परवेज़ का मसला तो हल हो गया, अब फ़िरोज़ की बात करें। अयाज़ ने कहा। फिर चच्ची से पूछा, आपने फ़िरोज़ के लिए कोई लड़की देखी है या नहीं? चच्ची के जवाब देने से पहले ही फ़िरोज़ ने कहा, मैं अभी शादी करना नहीं चाहता, इसलिए मेरी बात ना करो। मैंने तुमसे तुम्हारी नहीं पूछी। अयाज़ ने मुँह बनाकर इसको देखा, फिर चच्ची से कहा, मैंने आपसे कुछ पूछा है बेटा, लड़कियों की क्या कमी है? इसके मामू और खाला की बहुत सी बेटियाँ हैं, मगर ये मानता नहीं। वो तो अपने मुँह से कई बार कह चुके हैं ये, पर ये माने तब ना। शशि ने प्यार से फ़िरोज़ को देखते हुए कहा, इससे पूछने की ज़रूरत ही क्या है, आप खुद ही लड़की देखकर बात पक्की कर दें। एयाज़ ने संजीदगी से मशवरा दिया, बकवास ना करो, मैंने कहा मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहता। फ़िरोज़ ये कहकर बाहर निकल गया। चचा ने हुक्के का कश भरते हुए कहा, पता नहीं ये लड़का क्या चाहता है, जबकि इसके तीनों बड़े भाई माँ की पसंद पर शादी कर चुके हैं। कोई कुछ ना बोला, अलबत्ता याद उठकर फ़िरोज़ के पीछे आया और वो बाहर बरामदे में खड़ा सेहन में लगी रात की रानी को घूर रहा था। यार ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है फ़िरोज़? कोई बात नहीं। फ़िरोज़ ने इसी तरह खड़े हुए कहा, कोई बात नहीं तो फिर शादी की रंगदारी क्यों? यूं ही फ़िरोज़ ने ऐसा से कहा और बात को मजाक का रंग देते हुए बोला, तुम्हें शायद मालूम नहीं, मेरी मंगेतर 3 बरस की उम्र में इंतकाल फरमा गई थी। अगर मेरी किस्मत में शादी होती वो जिंदा रहती। बात खत्म करके वो हंस पड़ा, मगर अयाज़ ने देखा उसकी आंखों में कुछ और ही था। अयाज़ कुछ देर उसे देखता रहा, फिर पूछा, फ़िरोज़ क्या तुम्हारी कोई परी पसंद है? पता नहीं। फ़िरोज़ ने उसका हाथ अपने कंधे से हटा दिया। क्या मतलब? देखो, अगर तुम शहर में किसी को पसंद करने की गलती कर बैठे हो तो मुझे बता दो, वो लड़की हमारी ज़ात की ना भी हुई फिर भी मैं चचा चच्ची को राज़ी कर लूँगा। वो पूरे खलूस से कह रहा था। ऐसी कोई बात नहीं यार, बस फ़िलहाल मैं शादी करना ही नहीं चाहता अब। हाउस जॉब मुकम्मल होने के बाद देखी जाएगी। सच कह रहे हो? झूठ समझने की वजह भी बता दो। फ़िरोज़ बददिली से मुस्कुरा दिया। ओके, कर लेता हूँ तुम्हारी बात का एतबार। वैसे कोई बात है ज़रूर, अयाज़ ने फ़िरोज़ की आंखों में देखते हुए कहा। आओ भाई, खाना लग गया है। ज़ुबैदा भाभी ने इनके करीब आकर कहा तो वो दोनों मुस्कुराते हुए खाने वाले कमरे में आ गए, जहाँ दूसरे लोग भी आ चुके थे और बातों में मसरूफ़ थे। मौजूद ज़ाहिर है फिर परवेज़ की शादी ही थी। बहस ये थी कि दिन और तारीख कौन सी रखी जाए। अयाद और फ़िरोज़ के आते ही खाना शुरू हो गया और फिर बातों के दरमियान ही खाना ख़त्म हुआ था। खाने के बाद जब सारे मर्द उठ गए तो भाभी ने बच्चों और अदरा आयशा को आवाज़ दी, बच्चों लड़कियों अब तुम भी आ जाओ। काम करने वाले छोटे बर्तन उठाकर दूसरे रखने लगे, जबकि मैं अब अदरा को छेड़ रही थी। भाभी ने कहा, बाकी बातें बाद में, अब आप भी चुको। और मैं अदरा के साथ दस्तरखान पर बैठ गई। फिर मछली और शाबी कबाब देखकर यूँ इन पर टूट पड़ी जैसे बहुत दिनों बाद खाने को मिला हो। ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी। अदरा बता रही थी, ये दोनों चीज़ें फ़िरोज़ भाई का सूट सिलाए हैं। फ़िरोज़ भाई की आदत थी, वो जब भी छुट्टी पर गाँव आते मेरे लिए ये दोनों चीज़ें ज़रूर लेकर आते, क्योंकि उन्हें मालूम था मैं ये सब बहुत शौक से खाती हूँ, इसलिए फ़िरोज़ भाई मुझे अच्छे लगते थे।